कलेक्टर साहब के बंगले पर जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे, एक दिन एक बुजुर्ग महिला आती है जिसके सर पे एक बहुत बड़ी गठरी थी जिसमें कुछ खिलौने और कपड़े थे। वो आकर वॉचमैन से अंदर जाने के लिए बोलने लगती है। तभी वॉचमैन उन्हें रोकता और उनसे पूछता है कि आपको किससे मिलना है और क्या काम है। उसके बाद वह बुजुर्ग महिला बताती है कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ और मैं उससे मिलने के लिए गाँव से आई हूँ। अब इस बात को देखकर पहले तो वॉचमैन हैरान हो जाता है क्योंकि उस माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े थे और सर पर एक गठरी रखी हुई थी। उसे देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि ये उनकी माँ हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें वहीं पर छांव में बैठाता है और अंदर अपने साहब को जाकर उस महिला के बारे में बता देता है। अब जैसे ही उसने इस बात के बारे में अपने साहब को बताया था तो उसके साहब के साथ उसकी पत्नी भी घर से बाहर आती है और आने के बाद जो कलेक्टर साहब है वो अपनी माँ को पहचानने से बिल्कुल मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता और कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आई हो। तभी उसकी माँ देखते ही समझ जाती है कि बेटा अब कामयाब हो गया है और कामयाब होने के कारण ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो इस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वो कह देती है कि ठीक है बेटा, मुझसे गलती हो गई है, मेरा बेटा कोई और होगा और मैं गलती से तुम्हारे पास आ गई हूँ। ऐसा कहकर वो वापस चलने लगती है। इधर उसका जो बेटा था वो घर के अंदर चला जाता है, लेकिन जो वॉचमैन होता है उसको वह अपने पास बुलाती है और उससे एक चिट्ठी में कुछ लिखने के लिए बोल देती है। वॉचमैन उस चिट्ठी को लिख देता है और वह महिला कहती है कि इस चिट्ठी को अपने साहब को दे देना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर क्या लिखा था उस चिट्ठी के अंदर, उसके बेटे ने उसे पहचानने से क्यों मना कर दिया था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी बिहार की है। बिहार के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम किशन सिंह है और पत्नी का नाम शारदा है। उन लोगों की शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं और उन्हें अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। वह लोग हर जगह पर जाया करते, जहाँ भी कोई बताया करता उस डॉक्टर से इलाज करवाया करते और जिस मंदिर के लिए कोई जाने के लिए बोला करता, जिस दरगाह के लिए बोला करता, तो हर जगह पर जाकर वो अपनी संतान के लिए प्रार्थना किया करते और कहा करते कि भगवान अगर बच्चा हो गया तो उसके बाद सबसे पहले यहीं पर आएंगे। इसी तरह से समय व्यतीत होता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से शारदा को पता चलता है कि वह गर्भवती है और कुछ दिनों बाद उसे एक बच्चा होने वाला है। यह बात वह अपने पति को बताती है। उसका पति जो काफी दिनों से अपनी संतान की राह देख रहा था, इसी वजह से वह शराब भी पीने लगा था। अब इस खुशी को देखकर वह और भी ज्यादा शराब पीने लगता है क्योंकि अब तक वह सोच रहा था कि मुझे कोई संतान नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि तुझे संतान होने वाली है तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी के कारण वो और भी ज्यादा शराब पीने लगता है और धीरे धीरे उसकी पत्नी की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। लेकिन जैसे उसकी पत्नी की डिलीवरी का टाइम आता है तो किशन सिंह को पता चलता है कि ज्यादा शराब पीने के कारण उसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसके चलते 2-3 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। अब इस बात को सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है। अपनी पत्नी को बिल्कुल भी इस बात के बारे में महसूस नहीं होने देता है। दोस्तों, धीरे धीरे डिलीवरी का समय आ जाता है। डिलीवरी हो जाती है और किशन सिंह की पत्नी शारदा ने एक फूल से लड़के को जन्म दिया था। अब लड़का घर के अंदर हुआ था तो उसके एवज में और भी ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। इधर जो किशन सिंह अपनी उस बीमारी को लेकर भी परेशान है तो वह सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो बच्चा तो हो ही गया है, मेरा वंश तो चल ही जाएगा। और उसके बाद इस खुशी के मौके पर वह और भी ज्यादा शराब पीने लगता है। अब शराब की ओवरडोज होने के कारण अचानक से उसकी बीमारी और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती है और इसी कारण से उसकी अचानक से मौत हो जाती है। अब घर के अंदर दो माहौल बन गए थे, एक खुशी का था और एक गम का था। शारदा को एक बच्चा हुआ था जो कि लड़का था, लेकिन साथ में ही उसके पति की भी मौत हो चुकी थी। इस बात से शारदा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब उसकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। अब वह सोच रही है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब इसके बाद पड़ोसी उसकी कुछ दिन तक तो मदद करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वे भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, अब शारदा अकेली रह गई थी। उसके पति का देहांत पहले ही हो चुका था और अब बच्चे को पालने की जिम्मेवारी उसी के ऊपर है। इसके बाद शारदा अपने बच्चे को पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसके पति मजदूर थे। उनके पास कोई खेती बाड़ी तो थी ही नहीं, केवल एक गांव का ये छोटा सा घर था जो उन्हें विरासत में मिला था और इसी घर को वो शारदा के पास छोड़कर गए थे। शारदा इधर उधर दूसरों के घरों में काम किया करती, मेहनत मजदूरी किया करती और अपने बेटे का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे उसका लड़का, जिसका नाम उसने रंजीत रखा था, रंजीत अब स्कूल में पढ़ने लगता है। वह स्कूल में पढ़ा करता है। इधर उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके उसकी फीस भरा करती और ऐसे ही करके धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। उसका लड़का अब 10वीं क्लास में आ गया था और जैसे ही वो 10वीं क्लास में आता है, एक दिन उसकी माँ उसे लेने के लिए स्कूल से आई थी। तभी वह रास्ते में चलते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप मुझे लेने के लिए मत आया करो, यहाँ पर
पर जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ तो दूसरों के घरों में काम करती है और तू तो एक नौकरानी का बेटा है। क्योंकि दोस्तों शारदा ने अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया था और उस स्कूल के अंदर जिन घरों में वो काम किया करती थी उन घरों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। वो लोग कहते थे कि तेरी माँ तो हमारे घर पे काम करने आती है और तू उसका बेटा है, और छी तेरी माँ बहुत गंदी है। अब अपने 15 साल के बेटे के मुंह से जैसे ही शारदा इस बात को सुनती है तो उसे पहले तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, बच्चे को शायद बुरा लगा होगा, इसी वजह से इसने ऐसा बोल दिया है। तो वह अपने बेटे से कहती है कि ठीक है बेटे, अब तू बड़ा हो गया है तो तू अब अपने आप घर आ सकता है और अपने आप स्कूल जा सकता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उसकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। पढ़ने लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था। कभी कभी जो रंजीत के टीचर हैं वो शारदा को बता दिया करते थे कि आपका बेटा बहुत होनहार है और ये किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करेगा। अब इस बात को सुनकर शारदा को भी ऐसा लगता है कि शायद हो ना हो मेरा बेटा कोई ना कोई बड़ा अफसर बनेगा, और इसी कारण से वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुझे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बनना है। और दोस्तों रंजीत भी उसकी इस बात को पूरा करता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो शहर जाने के लिए बोलने लगता है। कहता है कि माँ अब मैं शहर जाऊँगा, लेकिन शहर जाने के बाद मुझे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा खर्चा आएगा। तभी उसकी माँ कह देती है कि बेटा तू पैसों की चिंता मत कर, मैं आज 4 घरों में काम करती हूं तो मैं 10 घरों में काम कर लिया करूंगी, लेकिन तुम्हें पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। उसके बाद वह अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और हर महीने 10-12 हज़ार रुपए उसके खर्च के लिए दे दिया करती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है और ग्रेजुएशन होने के बाद वह आगे की कोचिंग करने लगता है बड़ा अफसर बनने के लिए। अब रंजीत जो कि अपने घर के हालातों को देखते हुए बड़ा हुआ था, वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता और मेहनत करने के बाद एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक कलेक्टर बन जाता है। अब जैसे रंजीत कलेक्टर बना था तो इस बात की सबसे पहले खुशखबरी वो अपनी माँ को देता है। माँ को बताता है कि माँ मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। अब इस बात को जैसे उसकी माँ फोन से सुनती है तो एकदम से बौखला सी जाती है और पूरे मोहल्ले में शोर मचाने लगती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। लेकिन लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये बुढ़िया बुढ़ापे में सटिया गई है और इसी वजह से ऐसी बातें कर रही है। कहाँ ये काम वाली और इसका बेटा कलेक्टर कैसे बन सकता है। इसके बाद मोहल्ले वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उसका बेटा ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और जैसे ही वो ट्रेनिंग पर जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वहीं पर उस लड़की से शादी कर लेता है। अब जब उस लड़की से प्यार हुआ था, उससे बातें होने लगी थी, तो उसने उस लड़की को अपने घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने उस लड़की को बताया था कि मैं अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बाद वह कलेक्टर बन चुका था, एक जगह उसकी पोस्टिंग हो जाती है और उसकी शादी भी हो चुकी थी। अब शादी होने की बात वह अपनी माँ को फोन पर बताता है, लेकिन उसकी माँ जैसे इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उसने बड़े सपने सजोए थे अपनी बेटे की शादी के लिए और उसके बेटे ने उसका सारा सपना एकदम से चूर चूर कर दिया था। उसके बाद वह उससे और भी बातें करती है। वह उसे बताता है कि माँ यहाँ पे मैं अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास बड़ा सा बंगला है और उसके अंदर हम लोग रहा करते हैं। वह अपनी माँ को अपना एड्रेस भी बताता है कि माँ मैं यहाँ पे रहा करता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू मुझसे मिलने के लिए कब आ रहा है, बहू को मुझे दिखा तो दे। लेकिन उसका बेटा टाल मटोल कर देता है, कहता है कि माँ टाइम आने पर मैं तुम्हें तुम्हारी बहू से जरूर मिला दूंगा। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं, 2-3 साल बीत गए थे और 2-3 साल बाद फिर से उसके बेटे का फोन आता है और वह कहता है कि माँ तुम्हें पोता हुआ है और तुम्हारी बहू ने एक लड़के को जन्म दिया है। अब इस बात को सुनकर बूढ़ी अम्मा के अरमान और भी ज्यादा ढल जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसने अपने बेटे की बहू को ही नहीं देखा था और उसके बाद भी उनको एक पोता भी हो गया था। अब इस बात को सोचकर बूढ़ी अम्मा का हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो जाता है और वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। वह इस बार फिर से अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू यहाँ पर कब आएगा। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बुढ़िया बुढ़ापे में पागल हो गई है और बार बार सभी से कहती फिरती है कि उसका बेटा कलेक्टर बन गया है। अगर वो इतना ही बड़ा कलेक्टर होता तो इसे यहाँ से ले जाता, लेकिन इस बेचारी को ये बात कौन समझाए। तभी उसका बेटा फिर से अपनी माँ की इस बात को टाल देता है, कहता है कि माँ टाइम आने पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिला दूंगा। अब दोस्तों उसको पोता हो गया था और पोता होने की खुशी उसको बहुत ज्यादा थी। तो शारदा क्या करती है, शारदा के पास कुछ पैसे जमा थे, उन पैसों को अपने साथ लेती है और अपने बेटे के उस एड्रेस पे निकल देती है जो एड्रेस उसे उसने बताया था।
पहले तो वो मार्केट जाती है, मार्केट से कुछ अपनी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदती है, अपने पोते के लिए कुछ खिलौने खरीदती है, कुछ मिठाइयाँ खरीदती है और सभी सामान की एक छोटी सी गठरी बना लेती है। दोस्तों वो ट्रेन लेती है, ट्रेन लेने के बाद उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर के बारे में उसके बेटे ने बताया था। अब इसके बाद उस जगह को ढूंढने में उसे बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उसे अपने बेटे का नाम पता था और ये भी पता था कि वो कलेक्टर है और उस एरिया का नाम भी उसे पता था। तो उसके बाद वह एक रिक्शे वाले से उस एरिया के बारे में पूछती है और अपने बेटे का नाम बताती है और कहती है कि मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ और मुझे उनके घर जाना है। पहले तो रिक्शा वाला भी इस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि कलेक्टर बहुत बड़ा पद होता है और उनकी माँ ऐसे फटे हाल स्थिति में ऐसे क्यों रह रही है, लेकिन रिक्शा वाला फिर भी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कहता है। उसके बाद वो उस माँ से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो माँ बता देती है अपने बेटे का एड्रेस जो भी कुछ उसे याद था। उसके बाद वह रिक्शा वाला उस बूढ़ी अम्मा को लेकर कलेक्टर साहब के घर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह अम्मा को उस रिक्शा से उतार देता है, कहता है कि माँ यही है वो घर जिसके लिए तुम बोल रही थी, यहीं पर रहते हैं कलेक्टर साहब, क्योंकि बाहर नेम प्लेट थी और नेम प्लेट पर उसके बेटे का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद रिक्शा वाला उसे उतार कर वहां से चला जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो एकदम से वॉचमैन वहां पर आ जाता है और कहता है कि अम्मा आप अंदर कहां जा रही हो, आपको किससे मिलना है। तो उसके बाद बूढ़ी अम्मा बताती है कि मुझे आपके साहब से मिलना है जो कि मेरा बेटा है, उनसे कहो जाकर कि उनकी माँ आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। इसके बाद वॉचमैन को पहले इस बात का विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, हो भी सकता है कि उनकी ये माँ हो। तो वॉचमैन घर के अंदर जाता है। घर के अंदर दोनों मियाँ बीवी बैठे थे, शाम का टाइम था और शाम के समय वॉचमैन जाकर उन्हें बताता है कि बाहर कोई बुजुर्ग महिला आई हुई है और वो आपको अपना बेटा बता रही है और आपसे मिलने के लिए बोल रही हैं। अब इस बात को जैसे रंजीत की पत्नी सुनती है तो वो एकदम से उससे कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, फिर अब ये तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई। लेकिन तभी रंजीत कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, चलो देखते हैं कि कौन आई है यहाँ पे। उसके बाद दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकलते हैं। रंजीत की पत्नी वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन रंजीत की माँ एकदम से कहती है कि बेटा रंजीत, मैं तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तभी जो रंजीत है वो कहता है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है माँ जी, आपने बेटे को कहीं और जाकर ढूंढो। अब इस बात को जैसे उसकी माँ सुनती है तो वो एकदम से समझ जाती है, क्योंकि वह अपने बेटे को अच्छी तरह से पहचानती थी और उसने पहचान लिया था कि ये उसी का बेटा है और वो उससे मिलना नहीं चाहता है। अब इसके बाद वह अपनी बहू की तरफ देखती है और देखते ही कह देती है कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, मुझसे गलती हो गई और शायद बुढ़ापे में वो आंखें कमज़ोर हो गई हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर आ गई हूँ। ऐसा कहते ही जो रंजीत है वो अपनी पत्नी के साथ अंदर घर में चला जाता है। इधर जो बूढ़ी अम्मा थी उस वॉचमैन को बुलाती है और कहती है कि बेटा मेरे लिए तुम एक चिट्ठी लिख सकते हो। तो वॉचमैन कहता है कि ठीक है माँ, मैं आपके लिए चिट्ठी लिख दूंगा, बताइए क्या लिखना है। वॉचमैन अंदर से पेन और पेपर लाता है और कहता है कि माँ बताइए क्या लिखना है। वह बूढ़ी माँ उस चिट्ठी के अंदर कुछ लिखवाती है और कहती है कि बेटा अगर मेरा बेटा यहाँ पर पीछे से आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना, और अगर मेरे बारे में कुछ पूछे तो बता देना कि माँ जहाँ से आई थी वहीं पर चली गई है। इस बात को सुनकर वॉचमैन उस चिट्ठी को रख लेता है, लेकिन वॉचमैन को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि इस बूढ़ी महिला ने ऐसा ऐसा क्यों लिखवाया है, क्योंकि जो बातें उस बूढ़ी महिला ने उस चिट्ठी में लिखी थी उनको सुनने के बाद वॉचमैन एकदम से परेशान हो जाता है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद उनका मालिक वहाँ पर आता है और आने के बाद कहता है कि मेरी माँ कहाँ गई है। तो उसके बाद वॉचमैन उस चिट्ठी को उसे दे देता है और कहता है कि आपकी माँ वहीं पर गई है जहाँ से वो आई थी। इसके बाद रंजीत उस चिट्ठी को अपने पास रख लेता है और घर पर चला जाता है। अब घर जाने के बाद वह उस चिट्ठी को नहीं पढ़ पाता है। अब जैसे ही रात को सोने का समय होता है तो उसने नाइट वाले कपड़े पहन लिए थे, उन कपड़ों को उतार दिया था और उसकी पत्नी जैसे उन कपड़ों को संभाल कर रख रही थी तो उन कपड़ों में से वो चिट्ठी गिर जाती है। अब इसके बाद रंजीत के सामने वो चिट्ठी निकल कर गिर गई थी और उस चिट्ठी को देखते रंजीत को एकदम से याद आता है कि ये तो माँ की चिट्ठी है, मैंने तो इसे पढ़ा ही नहीं है। अब उसके बाद जो रंजीत होता है एकदम से हैरान सा हो जाता है। इधर उसकी पत्नी उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती है। वह उस चिट्ठी को जैसे ही पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह अपने पति की तरफ देखती है और कहती है कि तुम ऐसा भला कैसे कर सकते हो, वो माँ है जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और इस लायक बनाया है और आज तुमने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। इस बात को सुनकर रंजीत एकदम से अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने स्टार्टिंग में जब तुमसे प्यार किया था तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन ये मेरी माँ है जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है। अब जब ये अचानक से यहाँ पर आ गई थी तो मैं डर गया था कि कहीं मेरा
भेद ना खुल जाए, और इसी वजह से मैंने उन्हें पहचानने से मना कर दिया था। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी है उसे बहुत ही समझाती है, कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया उसको आज तुमने ऐसे भेज दिया, ये अच्छी बात नहीं है। पत्नी के द्वारा समझाए जाने के बाद जो रंजीत होता है वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर है कि मैंने आज जो भी अपनी माँ के साथ किया वो बहुत ही गलत किया है, और तभी वो फैसला लेता है कि सुबह मैं जल्दी उठूंगा और जल्दी उठने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए जाऊंगा। दरअसल दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था। उस चिट्ठी में उसकी माँ ने लिखवाया था कि बेटा मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू मुझे ही भूल जाए, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि अब तुम बड़े आदमी बन गए हो और बड़े आदमी बनने के बाद अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक परिवार है, मैं दुआ करूंगी कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो और भगवान ना करे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करे। ये बात उस चिट्ठी में लिखी हुई थी। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह होती है और सुबह सुबह दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर सीधा उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मां रहा करती थी। वहां पर जाने के बाद जो रंजीत है वो अपनी मां से माफी मांगता है और अपनी पत्नी को अपनी मां से मिलाता है। इधर जो उसकी पत्नी थी वह अपनी सास के पैर छूती है और उससे माफी मांगती है अपने पति की इस हरकत के लिए, और कहती है कि माँ जी ये सब कुछ जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुझसे कह दिया था कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और अचानक से जब आप उनके सामने आ गई तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस टाइम पर उसे क्या करना चाहिए, इसी वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया था। लेकिन रात भर इन्होंने रो रो के बुरा हाल कर दिया था और कह रहे थे कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद माँ की ममता भी जग जाती है और वह भी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। उसके पास जो गठरी थी उसको वो वापस ले आई थी। उस गठरी के अंदर से साड़ियाँ और खिलौने अपने पोते को दे देती है, साड़ियाँ अपनी बहू को देती है और पूरे मोहल्ले वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये लो मेरा बेटा आ गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका है। अब उसको देखने के बाद मोहल्ले वाले भी एकदम से चुपचाप हो जाते हैं और इस बात के बारे में सोचने लगते हैं कि ये बुढ़िया सही कहा करती थी, इसका बेटा तो सच में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है वो अपनी माँ को भी अपने साथ ले आते हैं और वहीं पर उस बंगले के अंदर अच्छी तरह से उसे रखा करते हैं। कलेक्टर साहब जॉब करने के लिए जाया करते, पीछे से उनकी पत्नी और उनकी माँ एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी तरह से घुल मिल कर रहा करती और बच्चे को धीरे धीरे बड़ा कर रही थी। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर एक कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को पहचानने से ही मना कर दिया था, जबकि उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था। आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर के बारे में, क्या कहना चाहते हो कलेक्टर की माँ के बारे में, और क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहब की पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानी में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।